स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिकल सिमिलरिटी और डायमेंशनल एनालिसिस को स्टडी करेंगे। डायनेमिकल सिमिलरिटी को सिमिलिट्यूड भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है, पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में तमाम तरह के फ्लो ऐसे होते हैं जिनको हमें मॉडल पर स्टडी करना जरूरी होता है लैब के अंदर। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमेशा कि हम रियल सिचुएशन में बार बार एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि ये काफ़ी खर्चीले होते हैं, कॉस्टली होते हैं और पॉसिबल भी नहीं हो पाते हैं। जैसे किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर लगने वाले प्रेशर फोर्स को स्टडी करना है, उसकी डिजाइन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसका हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उसको लैब में स्टडी करते हैं। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जो कि YouTube के तमाम वीडियो का कलेक्शन है, जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। देखिए, ये सी वेव्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, और जैसा आपको मालूम है कि कभी कभी ये काफ़ी विध्वंसक हो जाती हैं, तो इनको स्टडी करना है। तो इसकी देखिए, ये जर्मनी की एक लैब है, ये टैंक है जो कि क्रिएट की गई है, बनाई गई है, और टैंक में वेव्स वैसी ही आर्टिफिशियली बनाई जा रही हैं हाइड्रोलिक मशीन से, जैसी कि समुद्र में लहरें उठती हैं, और इसको स्टडी करते हैं इस तरह के मॉडल से। ये देखिए, ये टाइफून सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो कि सबसे बड़ी पनडुब्बी है। अब मान लीजिए कि पनडुब्बी का कोई डिजाइन बनाना है, सबमरीन का डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए देखिए, ये इसका एक छोटा मॉडल है जिसको एक पॉन्ड में स्टडी किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट है, और एयरक्राफ्ट के मॉडल को देखिए विंड टनल में रख करके स्टडी कर रहे हैं। ये विंड टनल है, उसके अंदर इसका एक छोटा मॉडल रख के स्टडी कर रहे हैं। ये शिप, और ये शिप का मॉडल। तो इस तरीके से जब हम मॉडलिंग करते हैं तो इसके लिए वैसी ही सिचुएशंस, वैसी ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जैसा कि रियल सिचुएशन में होता है। जैसे एयरक्राफ्ट के केस में जो ऊपर आसमान में प्रेशर है, जो उसकी रफ्तार है, उस रफ्तार से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, टेम्परेचर जो है, ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है लैब के अंदर। तो ये जानना जरूरी है कि किस तरीके का मॉडल पर एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसमें सिचुएशन वैसी कैसे लाएं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो फोर्सेस लगते हैं रियल सिचुएशन में, वो फोर्सेस की मात्रा लैब के अंदर क्रिएट करना, और चूंकि मॉडल छोटा है वैसे ही फोर्सेस लाएंगे, वैसा ही सब कुछ करेंगे, तो मॉडल के साइज को देखते हुए उसी अनुपात में फोर्सेस लगाने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं सिमिलिट्यूड, यानी कि सिमिलर मॉडल क्रिएट करना, सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करना। मॉडल ही नहीं, सिमिलर सिचुएशन भी क्रिएट करना, इसको कहा जाता है डायनेमिकल सिमिलरिटी। तो जब हम इस तरह का मॉडल क्रिएट करते हैं, जो एक्चुअल बॉडी होती है उसे प्रोटोटाइप बॉडी कहा जाता है, और उसके मॉडल पर हम
स्टडी करते हैं। तो हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी इस तरह की स्टडी करते हैं। नंबर 1 तो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी में ऐसा होता है कि जैसा प्रोटोटाइप बॉडी है, एक्चुअल बॉडी जिस शेप की है, मॉडल का शेप वैसा ही हो, छोटा होगा लेकिन वैसा ही होना चाहिए, ज्योमेट्रिक शेप वैसा ही होना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, काइनेमेटिक सिमिलरिटी हमें लानी होगी, यानी कि जैसी वेलोसिटी एक्चुअल में है उसी अनुपात में वेलोसिटी मॉडल की भी होनी चाहिए। वही तो नहीं हो सकती, लेकिन उसी अनुपात में हम रखेंगे उसको। और वैसे ही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी वैसी ही होगी, यानी स्पीड और डायरेक्शंस उसी अनुपात में होनी चाहिए। एक्सेलरेशंस में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जिसको काइनेमेटिक सिमिलरिटी कहा जाता है। लेकिन इन सब से जरूरी जो है वो है डायनेमिकल सिमिलरिटी। डायनेमिकल सिमिलरिटी में फोर्सेस जो लग रहे हैं एक्चुअल बॉडी पर और मॉडल पर, उनका अनुपात एक समान होना चाहिए और उनकी प्रकृति, उनका नेचर एक जैसा होना चाहिए। यानी जिन पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमको मॉडल पे उन्हीं पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाना है। अगर कहीं विस्कस फोर्स लग रहा है प्रोटोटाइप में, तो मॉडल पर हमें उस स्टेशंस पे, यानी कि उन पॉइंट्स पर विस्कस फोर्स ही लगाने हैं। तो प्रकृति यानी उनका नेचर सेम होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, रेशियो फिक्स होना चाहिए। इसको कहते हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस का इससे क्या रिलेशन है, इस बात को जानेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि प्रोटोटाइप और मॉडल में 3 तरह की सिमिलरिटी होना जरूरी है। अगर हमें मॉडल से जो रिजल्ट मिले हैं उनसे हमें प्रोटोटाइप के बारे में प्रेडिक्शन करना है, ठीक ठीक प्रेडिक्शन करना है, तो हमें 3 तरह की सिमिलरिटी चाहिए। तो पहली सिमिलरिटी तो है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। रियल केस में मान लीजिए एक बॉडी है जिसमें लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए ए बी है या A1 B1 है, और इसका हमने मॉडल क्रिएट किया और मॉडल मान लीजिए है हमारा सिमिलर शेप होना चाहिए। तो लेंथ एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक निश्चित अनुपात उनका होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी तब मिलेगी जब हमारे पास ये लेंथ इसकी और ये इसकी लेंथ, जिसको हम कहते हैं ये प्रोटोटाइप यानी एक्चुअल बॉडी कह लेते हैं, इसको P कर लीजिए, और ये मॉडल इसको M कर लीजिए। तो AP by AM and BP by BM must have fixed ratio। ये एक निश्चित रेशियो में होना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, सपोज वी हैव दिस, और ये प्रोटोटाइप हमने एक्चुअल बॉडी ले लिया, और मान लीजिए कि जो है हमारे पास इसका मॉडल है जो हमने क्रिएट किया वो ये है। ये तो
होना क्या है कि इसकी अगर लेंथ ए पी, दिस इज सपोज बी पी एंड दिस इज सपोज सी पी, इसी तरीके से ये मान लीजिए ए एम, बी एम, सी एम। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि ए पी बाई ए एम, बी पी बाई बी एम एंड सी पी बाई सी एम, दिस मस्ट हैव सेम रेशियो, ये फिक्स होना चाहिए। किसी दूसरे शेप की भी बॉडी हो सकती है, तो इसका अगर हम मॉडल बनाते हैं तो वो भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी से मतलब है कि उनका ज्योमेट्रिक शेप जो है एक जैसा होना चाहिए। ज्योमेट्रिक शेप उनका एक जैसा होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब यही है कि उनका ज्योमेट्रिक शेप एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे कि ये है, तो हम इसमें भी एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए कि वो एक लेंथ हम ये लेते हैं, ये लेते हैं, इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर इसको हम देखेंगे, और इन लेंथ का, इस लेंथ का और इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, ये होना जरूरी है। फिर इसके बाद होना जो जरूरी है वो है काइनेमेटिक सिमिलरिटी। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए काइनेमेटिक सिमिलरिटी काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए क्या होना जरूरी है? काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि वेलोसिटीज जो है सेम होनी चाहिए, मतलब फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। एक अलग अलग पॉइंट पे, जैसे कि इसमें काइनेमेटिक सिमिलरिटी से पेपर है सिमिलरिटी ऑफ मोशन, इट इम्प्लाइज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये सब सिमिलर होने चाहिए। तो जैसे कोई बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव दिस बॉडी, और इसका मॉडल है ये, तो मान लीजिए कि इसके इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लीजिए P1, ये पॉइंट है सपोज P2, ये पॉइंट है मान लीजिए P3। इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं मॉडल में, सपोज P1 डैश, दिस इज P2 डैश एंड दिस इज P3 डैश। इन पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी है मान लीजिए U1 और यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए U1 डैश, तो ये जो रेशियो है प्रोटोटाइप और मॉडल की वेलोसिटी का जो रेशियो है डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में U2 और यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए है U2 डैश, तो U2 बाई U2 डैश,
ये इसी तरीके से u3 बाई u3 डैश, ये वेलोसिटी का रेशियो फिक्स होना चाहिए। दिस मस्ट हैव सेम रेशियो, फिक्स होना चाहिए। ओके इसकी थोड़ा सेटिंग करने की जरूरत है। आई थिंक नाउ दिस इज ओके। अब ठीक है। तो हम कह रहे थे कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी में मॉडल और प्रोटोटाइप के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर वेलोसिटी का रेशियो फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का रेशियो भी फिक्स होना चाहिए, तब वो काइनेमेटिक सिमिलरिटी कही जाएगी। यहां पे एक चीज आपको बताते चलें कि अगर किसी बॉडी में काइनेमेटिक सिमिलरिटी है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सिमिलरिटी है मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो फिर वहां पर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी होना निश्चित है। वो इंश्योर करता है कि वहां पर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी होगी। क्यों? इसलिए होगी, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। कि एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है, इसी तरीके से चाहे ये प्रोटोटाइप में हो चाहे मॉडल में हो, ये डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा। और समय फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट के लिए एक्चुअल बॉडी पर भी होगा और उनके रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो ये समय फिक्स है, इसमें डिस्टेंस केवल वेरी करेंगे। एक्चुअल केस में हो सकता है ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो या कम भी हो सकती हैं, और मॉडल में कुछ और हो, तो टाइम तो सेम रहेगा। तो जब हम वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो एक्चुअली वो डिस्टेंस का रेशियो ही मिलेगा, अगर टाइम फिक्स है। तो इस तरीके से डिस्टेंस का रेशियो, अगर वेलोसिटी का रेशियो फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो भी फिक्स ही आएगा। डिस्टेंस का रेशियो भी फिक्स आएगा और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी मिल जाएगी। तो अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी है तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी होना निश्चित है। दूसरी तरीके से इसको कैसे समझिए? क्योंकि जो स्टीम लाइंस होती हैं, मान लीजिए कहीं कोई फ्लो हो रहा है, ये एक्चुअल बॉडी है, मान लीजिए कोई स्फीयर है और ये मॉडल है। ये प्रोटोटाइप है और ये मॉडल है। ये स्टीम लाइंस है। देखिए, स्टीम लाइंस क्या होती है? स्टीम लाइंस एक्चुअली फ्लो के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये इसको बताता है। तो ये किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बताता है। तो स्टीम लाइंस चूंकि फ्लो का विजुअलाइजेशन है, ये वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में रिप्रेजेंट करता है। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी का मतलब है कि स्टीम लाइन की सिमिलरिटी होनी चाहिए, स्टीम लाइन सिमिलर होनी चाहिए,
मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में। अगर ऐसा नहीं है तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी नहीं मिल सकती। स्ट्रीमलाइंस आर विजुअलाइजेशन ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड। Therefore, for kinematic similarity, there must be similar streamlines. और ये आप जानते हैं, ये मान लीजिए स्ट्रीमलाइंस हैं, एंड सो ऑन, कि जो बॉडी का अपना जो बाउंड्री है, जो आउटर लाइन है, जिसे कंटूर कहते हैं, वो खुद भी स्ट्रीमलाइन होती है। ये आप जानते होंगे। क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रीमलाइन की जो डिफिनीशन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लो स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग होता है और स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल कोई फ्लो नहीं हो सकता। तो जो इसकी बाउंड्री है, कंटूर है, उसके नॉर्मल तो कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, टेंजेंशियल ही होगा। तो जो ये शेप है इसका अपना बॉडी का, वो खुद में एक स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो खुद में एक स्ट्रीमलाइन है। तो चूंकि सिमिलर स्ट्रीमलाइंस हैं, तो जो शेप है वो भी सिमिलर ही होगा, मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी में स्ट्रीमलाइन सिमिलर होती हैं, इसलिए बॉडी का शेप भी सिमिलर ही होगा, ज्योमेट्रिक शेप भी सिमिलर ही होगा। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी इंश्योर्स ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। यानी अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी है तो फिर ये देखने और समझने की जरूरत नहीं है कि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी वहां होगी या नहीं होगी, वो निश्चित ही होगी अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है तो जरूरी नहीं है कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी भी हो वहां पे। तो एक्चुअली हमें काइनेमेटिक सिमिलरिटी ही देखना है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक होगी तो ज्योमेट्रिक होगी ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायनेमिकल सिमिलरिटी पर। नंबर 3 इज डायनेमिक सिमिलरिटी भी कहते हैं, डायनेमिक और डायनेमिकल सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी में क्या होता है? डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए हमें जो चीज देखनी है वो फोर्सेस है। डायनेमिक सिमिलरिटी मीन्स सिमिलरिटी इन फोर्सेस at corresponding points। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब यह है कि जैसा आपको बताया कि ये अगर कोई मॉडल है, ये मॉडल है और ये कोई प्रोटोटाइप है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप समझ सकते हैं जो इनकी इमेजेस होंगी। जैसे इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, इसका ये होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। मतलब इसी तरीके से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए और उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दोनों जगह पर इसी तरीके से किसी दूसरे पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। यानी यहाँ जो रेशियो है और यहाँ जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से कोई दूसरा फोर्स अगर लग रहा है, मान लीजिए विस्कस फोर्स है, तो विस्कस फोर्स का भी रेशियो इसी तरीके से फिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहा जाएगा कि फ्लो में डायनेमिकल सिमिलरिटी है, डायनेमिक सिमिलरिटी है। तो डायनेमिक सिमिलरिटी मींस सिमिलरिटी इन फोर्सेस एट करस्पॉन्डिंग
points. So if there are two forces, say F1 and F2, at any point at corresponding points. At corresponding points, in prototype and model, then F1 by F2, this is prototype, this is for model. इसी तरीके से ये किसी दूसरे पॉइंट पर सपोज है F1 dash, F2 dash. Okay, suppose we have this body and the model is this, and the model is this. यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज P1, यहाँ पे P2 और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स P1 डैश P2 डैश है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं सपोज F1 और यहाँ पे मान लीजिए है सेम डायरेक्शन होगी F1 डैश, सॉरी F2, this is sorry टू डैश। तो यहाँ पर जो फोर्सेस है सपोज F2, तो मॉडल पर ये प्रोटोटाइप पर जो फोर्स है और मॉडल पर जो फोर्स है इसका रेशियो। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर जो फोर्सेस हैं सपोज F1 डैश और यहाँ पर मान लीजिए F2 डैश, इनका जो रेशियो है ये फिक्स होना चाहिए। ना केवल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में भी और नेचर में भी। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल होना चाहिए, विस्कस है तो विस्कस होना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक होना चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो इसे डायनेमिकल सिमिलरिटी या डायनेमिक सिमिलरिटी कहा जाएगा। चूंकि फोर्सेस वेलोसिटी को गवर्न करते हैं, जैसा फोर्स होगा उसी हिसाब से वेलोसिटी होगी। फोर्स चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो अगर फोर्सेस का रेशियो फिक्स है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो जो डायनेमिक सिमिलरिटी है वो इंश्योर करती है काइनेमेटिक सिमिलरिटी को, और काइनेमेटिक सिमिलरिटी हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी को इंश्योर करती है। तो अगर कहीं पर डायनेमिक सिमिलरिटी है तो काइनेमेटिक और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी अपने आप होगी ही होगी। इसलिए हम डायनेमिकल सिमिलरिटी की ही हमेशा बात करते हैं, काइनेमेटिक और ज्योमेट्रिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उससे काम हमारा चलेगा भी नहीं। अगर कहीं खाली ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी हो गई तो उससे हमारा डायनेमिकल सिमिलरिटी आ जाएगी, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो हमें दोनों फ्लो में सिमिलरिटी अगर लानी है तो डायनेमिक सिमिलरिटी लानी पड़ेगी, और डायनेमिक सिमिलरिटी लाने से बाकी सिमिलरिटी अपने आप आ जाएंगी। तो जो डायनेमिक सिमिलरिटी है वही इंपॉर्टेंट है।
अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि जो डायनेमिक सिमिलरिटी है उसको कैसे इंश्योर किया जाए। ये कैसे तय होगा कि डायनेमिक सिमिलरिटी हमें मिल गई। एक तो ये ही है कि फोर्सेस को देखना होगा, लेकिन फोर्सेस को देखने ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी बजाय अगर ये पैरामीटर कम हो जाए, इनकी संख्या कम हो जाए तो और अच्छा है। पैरामीटर जितने कम हो जाए, यानी डायनेमिकल सिमिलरिटी इंश्योर करने के लिए नंबर ऑफ पैरामीटर जितने कम हो जाए चेक करने के लिए, यानी मॉडल और प्रोटोटाइप में ऐसे पैरामीटर जिन पे ध्यान देने की जरूरत है उनकी संख्या जितनी कम की जा सके डायनेमिकल सिमिलरिटी बनाने के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये कैसे इंश्योर होता है, ये जो है इसके लिए हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। जो फील्ड है इसको स्टडी करने के लिए उस फील्ड को जो फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। तो हम इस पे थोड़ा सा आते हैं कि डायनेमिकल सिमिलरिटी और डायमेंशनल एनालिसिस का क्या रिलेशन है आपस में, और डायनेमिकल सिमिलरिटी को प्राप्त करने के लिए किन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है, इसको देखते हैं। तो हमें मालूम है कि फ्लूइड में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दो बेसिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। विस्कस फ्लो के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन कहा जाता है। तो हमें असल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एनर्जी और दूसरे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां पे कोई चेंज नहीं है, तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा मतलब हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, हीट में चेंज नहीं हो रहा यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एनर्जी इक्वेशन को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ही वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि डायनेमिकल सिमिलरिटी और डायमेंशनल एनालिसिस में किस तरीके से रिलेशन है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ से एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी कि एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो हो रहा है। तो उसमें हमने जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वो इस तरीके से होती है। u इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है। v इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। w इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस। f is the force, external force along x axis. Rho is the
डेंसिटी P इज द प्रेशर, और ये लाप्लासियन टर्म है, ये विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी म्यू बाई न्यू इज म्यू बाई रो, ये है। तो ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लिया है। y और z एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्वेशन होगी, अगर y और z के अलॉन्ग फ्लो हो रहा है। हमने लिया है एक इक्वेशन ली है जो x एक्सिस के अलॉन्ग होल्ड करेगी, उसको लिया है अभी। इसी से हमारा काम हो जाएगा, हमको बाकी की ज़रूरत नहीं है। बात को अपनी समझने के लिए हमें सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। तो ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है x एक्सिस के अलॉन्ग। अब मान लीजिए कि जो एक्चुअल बॉडी है, एक्चुअल बॉडी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब है, मान लीजिए कि पाइप में फ्लो अगर हो रहा है तो उसका डायामीटर उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। पाइप बदल देंगे तो डायामीटर चेंज हो जाएगा। तो ये किसी दिए हुए पाइप के लिए उसका डायामीटर तो फिक्स होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ली जा सकती है। और अगर फाइनाइट लेंथ का पाइप है तो उसकी लेंथ भी ले सकते हैं, लेकिन जो फ्लो को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, अगर अंदर फ्लो हो रहा है तो उसका डायामीटर ही प्रभावित करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है ऐसे पाइप फ्लो के लिए डी ही लेना ठीक, यानी उसका डायमीटर लेना ठीक रहता है। किसी और तरह का फ्लो है, मान लीजिए किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो फिर हम प्लेट की जो लेंथ है इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ले लेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर होगा। फ्लो को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो यही फैक्टर होगा, उसकी लंबाई घटाई बढ़ाई जाए तो फ्लो पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इस मामले में क्योंकि विस्कस फोर्स अगर है तो लंबाई कम होने से जो एरिया है प्लेट का कम हो जाएगा और जो फ्लो है वो इफेक्ट होगा। इसी तरीके से अलग अलग तरह के सिचुएशंस में, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है इस तरीके का, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप ले सकते हैं कि इसकी लंबाई ये ले सकते हैं या इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, है ना। ये दोनों ही अनुपात में होती हैं, तो ये अगर ये घटेगी बढ़ेगी तो ये भी उसी अनुपात में घटती बढ़ती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होंगी। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसी फ्लो के लिए वो लेंथ होगी जिस पर फ्लो निर्भर करता है, जिस पर फ्लो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट इस मामले में होता है कि वो पूरे फ्लो के दौरान वो फिक्स रहेगा और दूसरा फ्लो लेंगे तभी वो बदलेगा। एक दिए हुए फ्लो के लिए वो फिक्स रहेगा और वो फ्लो को प्रभावित भी करेगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी। और जैसे मान लीजिए कि कोई है ये हमारा स्फीयर जिसके अराउंड फ्लो हो रहा है, तो इसका डायमीटर या रेडियस ले सकते हैं, जरूरी नहीं डायमीटर ही ले, रेडियस ले सकते हैं। तो ये ऐसे फ्लो के लिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, वो ये इसका डायमीटर या रेडियस होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है। तो किसी दिए हुए ये जो भी फ्लो हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज सपोज L। और ये मान के चलते हैं कि सभी दिशाओं में के लिए L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर
ये हमने लिया है तो y और z में के अलॉन्ग भी इसको ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क इस मामले में नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये लेंथ है तो उसी के अनुपात में ये वाली लेंथें भी होंगी, है ना। तो चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इज v, यानी फ्लो में जो इम्पोर्टेंट वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, जैसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ली जा सकती है। प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एवरेज वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिलेगी, तो ये वेलोसिटीज़ ली जा सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, जो फ्लो के बदलने पर ही बदलेंगी, अदरवाइज वो फिक्स रहेंगी। इसी तरीके से अच्छा, ये फिर हम वही बात है कि ये सभी दिशाओं के लिए हम v ले रहे हैं, यानी x, y, z तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी हम मान के चलते हैं कि v ही है। और अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी जो फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है वो v है। कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर मान लीजिए जो है कैपिटल P है। देन वी कैन राइट दीज क्वांटिटीज डायमेंशनल क्वांटिटीज, जैसे कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है वो x हमने लिया है, इसको लिख सकते हैं L इंटू एक्स डैश। एक्स प्राइम या एक्स डैश डायमेंशन लेस होगा, ये नंबर डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो एक्स डैश डायमेंशन लेस होगा। इसी तरीके से लेट y इज इक्वल टू एल वाई डैश। ठीक, या यूँ समझिए कि y बाई एल इज़ वाई डैश, x बाई एल इज़ एक्स डैश। इसी तरीके से z बाई जेड डैश इज़ एल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी के लिए भी u एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इज सपोज u डैश। ये वेलोसिटी जो होगी ये डायमेंशन लेस होगी, ये नंबर डायमेंशन लेस होगा। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग, और प्रेशर जो है वो ऐसे है। प्रेशर एट एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर इज dimensionless number p dash, that is correct, that is dimensionless pressure, called dimensionless pressure. Prime quantities here, primed quantities are pure number, pure means dimensionless, having no dimension. Having no dimension. ये क्लियर है? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये दोनों डिवाइड होकर ये इसकी जो डायमेंशन जो है वो कुछ नहीं होगी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वी गेट द नंबर विच हैव नो डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं इस इक्वेशन में, सारी डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं, उनको नॉन डायमेंशनल के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी x की जगह पर एल एक्स डैश,
यू की जगह पर वी यू डैश एंड सो ऑन, इसको इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा ये देखिए। देखिए यहाँ पे रखिए, इसको हम अलग पेज में कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ रखिए u इज v कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इंटू u डैश, और टाइम को हम लिख रहे हैं, टाइम के लिए अलग से कैरेक्टरिस्टिक टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि टाइम जो होता है वो लेंथ बाई वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बाई कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इज़ कैरेक्टरिस्टिक टाइम। तो जितने पैरामीटर कम कर सकें उतना अच्छा होता है, यानी एक ही के टर्म्स में अगर सबको लिखा जा सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तो चूंकि टाइम को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये हमने पहले ले लिए हैं, तो अलग से टाइम को नहीं लेंगे, नहीं तो एक पैरामीटर अननेसेसरीली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो टाइम है यहाँ पे t, इसको हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम, यहाँ देखिए एल वी बार इंटू डायमेंशनलेस टाइम। ठीक है, ऐसे ये लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से फिर u को v u डैश, और यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर v u डैश, और x को l x डैश, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे। ठीक है, ये इसको रखो, इसको रखो, और f ऐसे ही रहेगा। डेंसिटी को कुछ नहीं लिया, डेंसिटी ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रेशर हमने लिया है, प्रेशर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करने पे ये क्या आएगा ये हम आपको बताते हैं सीधे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें ये मिलेगा, जब वैल्यूज़ रखेंगे हम, तो हमको इस तरीके से प्राइम्ड क्वांटिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हमें ये इक्वेशन मिलेगा, जो हमारे पास ओरिजिनली इक्वेशन थी, जिसमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। ये वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ये मिल जाएगा। देखिए ये क्लियर है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। एक आध स्टेप हम बता देते हैं। u क्या था, u इज़ v u डैश, u इज़ v u डैश, दिस इज़ l x डैश। इसी तरीके से v इज़ कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इंटू v डैश, u इज़ दिस, y इज़ l y डैश। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ रख दी। और अब देखिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू किसी फ्लो के लिए फिक्स होती है तो वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए v बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, चूँकि कांस्टेंट है, l बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, u डैश t डैश। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी v बाहर आएगा, l v डैश बाहर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी v बाहर आएगा, l बाहर आएगा, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई l, u डैश एंड दिस टर्म। इसी तरीके से बाकी टर्म भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर बाहर आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, तो l बाहर आएगा तो यहाँ l मिलेगा, l बाहर आएगा तो l मिलेगा। ठीक है,
ओके। और यहाँ टर्म देखिए, ये वाले v बाहर आएगा, l बाहर आएगा, यहाँ l स्क्वायर बाहर आएगा बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो v बाई एल स्क्वायर, ये न्यू है, न्यू बाई एल, न्यू इज न्यू बाई, न्यू मीन्स विस्कोसिटी बाई सॉरी डेंसिटी, बाई डेंसिटी, विस्कोसिटी बाई डेंसिटी है। यहाँ पर भी वी एल स्क्वायर, ये सब बाहर आएगा और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर, वी बाई एल स्क्वायर, तो ये वी बाई एल स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब जो कांस्टेंट है इनको बाहर ले लेंगे डेरिवेटिव के, और ये इक्वेशन अल्टीमेटली इसमें रिड्यूस हो जाएगी, इस इक्वेशन में। इसके बाद ये v ऊपर जाएगा, या वी स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर बाई एल, तो सभी टर्म में ये कॉमन मिलेगा और इसको यहाँ डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एल बाई वी स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, वी स्क्वायर नीचे आएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से वी स्क्वायर जब यहाँ नीचे आएगा तो वी नीचे मिलेगा, एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल, और ये टर्म मिलेगा। ठीक है, अंदर सब यही टर्म हमको रिपीट हो जाएगा, यही टर्म मिल जाएगा। तो जो डैश क्वांटिटीज़ हैं वो डायमेंशन लेस नंबर्स हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में थी, जो मतलब जिनकी डायमेंशन थी, हम वेलोसिटी हो या लेंथ हो, तो उसको हमने इसमें रिड्यूस किया, इसमें चेंज कर लिया। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको देखिए, सब में सारी क्वांटिटीज़ में डैश लगा हुआ है, कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है जिसमें डैश ना लगा। तो डैश डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। तो ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, तो ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी तरीके से डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। और ये इसके बराबर है राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डायमेंशनल क्वांटिटी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी के बराबर हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो जरा एक एक टर्म को देखते हैं। जैसे पहला टर्म है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड, ये इन टर्म्स का सम है, और ये सारे टर्म फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉडी फोर्स है, और ये प्रेशर का फोर्स है, ये विस्कोसिटी का फोर्स है, ये फोर्स है, इनका सम है ये। तो ये सारे डायमेंशनलेस होने चाहिए, अलग अलग डायमेंशनलेस होने चाहिए। मीन्स ये डायमेंशनलेस हो, ये डायमेंशनलेस हो, ये डायमेंशनलेस हो। अब जो प्राइम्ड क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे देखिए ये सब प्राइम्ड थे, इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसमें प्राइम ना लगा हो, तो ये तो डायमेंशनलेस है, ब्रैकेट के अंदर का पूरा डायमेंशनलेस है, यानी ये डायमेंशनलेस है। ये नंबर पे गौर करना पड़ेगा। तो चूँकि इसको डायमेंशनलेस होना है, ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होगा। तो ये डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। इसमें हमने देखा ये ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये प्राइम क्वांटिटीज है सारी। तो ये नंबर भी डायमेंशनलेस नंबर ही होगा, जो भी होगा ये डायमेंशनलेस होगा। और इसको आप चेक कर सकते हैं, ये डायमेंशनलेस ही है, ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसका डायमेंशन आप निकालेंगे तो डायमेंशनलेस ही मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्राइम्ड है, तो ये तो डायमेंशनलेस है ही है, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई प्राइम्ड है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई एल। ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स ही होगा,
ठीक है, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम ही होगी भी, ठीक है, सेम होगी। एक्चुअली दिस इज़ द फोर्स पर यूनिट मास जो हमारे इक्वेशन में होता है, बॉडी फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट मास ही लेती है। तो ये भी उसकी डायमेंशन भी वही आएगी जो इसकी डायमेंशन है। तो ये इस नंबर की डायमेंशन, इस नंबर की डायमेंशन सेम होगी, ये डायमेंशन लेस नंबर होगा, ये डायमेंशन लेस नंबर होगा। अब जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन, ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, इसमें फ़र्क ये है जो ओरिजिनली हमने लिया था ये, और इसमें फ़र्क ये है कि ये डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में थी और यहाँ पे नंबर डायमेंशनल थे और ये नॉन डायमेंशनल है। तो नॉन डायमेंशनल होने से क्या होगा, ये नॉन डायमेंशनल है, पूरी इक्वेशन नॉन डायमेंशनल है, ये नंबर नॉन डायमेंशनल होगा, ये नॉन डायमेंशनल होगा, ये नॉन डायमेंशनल होगा। ये बता दें आपको, चलिए उस पर बात पे पहले इसको समझ लीजिए। ये नॉन डायमेंशनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरी तरीके से डायमेंशन विहीन है। तो मान लीजिए कि कोई प्रोटोटाइप बॉडी है, एक्चुअल बॉडी है, मान लीजिए ये यहाँ फ्लो हो रहा है जो, उसके लिए हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लिखी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लिखी और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज़ हैं उनके टर्म्स में इसको हमने नॉन डायमेंशनल कर लिया। और ये इसका मॉडल है, मान लीजिए लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ जो फ्लो हो रहा है उसकी डायमेंशन जाहिर सी बात है अलग होगी। यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन हो सकता है किलोमीटर पर सेकंड में मिल जाए आपको, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मिले, मतलब फ़र्क हो सकता है डायमेंशन में। यहाँ लेंथ हो सकता है आपको किलोमीटर में मिले, यहाँ लेंथ हो सकता है मीटर में मॉडल में देखना पड़े। जैसे मान लीजिए कि सी वाटर की जो वेव्स हैं उनको हमें स्टडी करना है, तो ये तो किलोमीटर्स में चलती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, और जब उसका मॉडलिंग करते हैं लैब में तो ये हम मीटर में मैक्सिमम रखेंगे। तो यहाँ के डायमेंशन और यहाँ के डायमेंशन में बहुत फ़र्क होगा। लेकिन अगर दोनों फ्लो को हम डायमेंशन लेस कर लें, इस तरीके से डायमेंशन लेस कर लें, तो अब डायमेंशन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जो रिजल्ट्स मिलेंगे हम, वो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन लेस होगी। तो वो हम ये प्रोटोटाइप के लिए भी जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मॉडल पे ठीक ठीक अप्लाई कर सकते हैं, और मॉडल पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हम प्रोटोटाइप पे ठीक ठीक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डायमेंशन का जो रोल था, प्रोटोटाइप और मॉडल में फ़र्क क्या होता है, डायमेंशन का ही फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क यहाँ इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमने इस प्रोटोटाइप के लिए इक्वेशन ये लिखी, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो v और l है ये अलग होगा। यहाँ के लिए जब लिखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ के लिए कुछ अलग होगा, तो ये यहाँ पे कुछ और मिलेंगे। तो दोनों इक्वेशन मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए एग्जैक्टली सेम तब हो जाएंगे जब ये वाले नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और वेलोसिटीज़ के टर्म्स में लिखे गए हैं, ये जो नंबर हैं, जो डायमेंशन लेस नंबर हैं, एक्चुअली इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ये दोनों जगह अगर सेम हो जाए। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमने जो प्रोटोटाइप के लिए लिखी है मॉडल के लिए लिखी, और मॉडल के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ l डैश है। तो यहाँ पर जो नंबर हमें मिला है न्यू बाई मान लीजिए कि यहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इस केस में कुछ और है, यानी यहाँ जो फ्लूइड था वो कुछ और था, यहाँ फ्लूइड कुछ और है तरह का है, तो विस्कोसिटी में भी फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ के लिए मान लीजिए नंबर प्रोटोटाइप के लिए ये है म्यू बाई एल वी, ठीक है, और मॉडल के लिए ये नंबर है म्यू डैश बाई वी डैश एल, सॉरी म्यू 1 बाई v1 l1, ठीक है। ये प्रोटोटाइप के लिए मान लीजिए ये नंबर ये है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू कुछ इसकी होगी वो ये है,
और मॉडल के लिए जब हमने इसको देखा तो वहाँ करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी और लेंथ ये है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी मान लीजिए वहाँ पे ν1 है, वहाँ पे यही नंबर ये है, होगा डायमेंशनलेस ही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क होगा, तो मान लीजिए ये है। इसी तरीके से प्रोटोटाइप के लिए ये नंबर मॉडल के लिए मान लीजिए है ये, और ये जो है फोर्स यहाँ पे है, मॉडल के लिए मान लीजिए यही है Fx डैश 1 बाई V1 स्क्वायर बाई L। तो प्रोटोटाइप के लिए इक्वेशन लिखी और मॉडल के लिए भी ऐसी इक्वेशन लिखी। ये तो डायमेंशनलेस टर्म रहेंगे, दोनों तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी डायमेंशनलेस ही होंगे, लेकिन ये जो नंबर हैं ये तो डायमेंशनल, ये भी डायमेंशनलेस नंबर हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। अगर ये है भी मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए, तो दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, प्रोटोटाइप के लिए भी मॉडल के लिए भी। यानी ये नंबर इस नंबर के बराबर हो जाए, ये नंबर इस नंबर के बराबर हो जाए, ये नंबर इस नंबर के बराबर हो जाए, तो दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, दोनों जगह फ्लो की इक्वेशन एग्जैक्टली डायमेंशन में सेम हो जाएंगे, डायमेंशन मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे, एकदम सेम हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है कि ये जो नंबर है डायमेंशनलेस नंबर, इनको सेम करना है, बजाय डायमेंशनल सिमिलरिटी देखने के लिए हम फोर्स देखें और हर चीज़ देखें, वेलोसिटी देखें के बजाय हमें ये नंबर देखना होगा, ये नंबर जो डायमेंशनलेस नंबर है। और ये नंबर हम आपको बता दें कि LV/ν इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर और डायमेंशनलेस नंबर है LV/ν, न्यू इज μ/ρ, इसको ऐसे भी लिखते हैं μ/ρ डेंसिटी। तो दोनों फ्लो में अगर इसको सेम कर दें तो वो सेम तब होगा, सेम कब होगा, ये एक्चुअली नंबर है, ये रेशियो है, मतलब लेंथ को सेम करें, वेलोसिटी सेम करें, ये सेम करें, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये रेशियो सेम आ जाए, यानी ये क्वांटिटीज़ इस तरीके से एडजस्ट हों कि ये नंबर सेम हो जाए दोनों जगह, इतना करना है तो ये टर्म सेम हो जाएगा। और अगर इसको भी सेम करना है तो ये नंबर सेम करना पड़ेगा। ये सेम कब होगा, जब ये रेशियो अलग अलग सबको सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेशियो सेम हो जाए, ये नंबर सेम हो जाए। इस नंबर को आइलर्स नंबर कहा जाता है। इस नंबर को, इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी ρv²/p, दिस इज कॉल्ड आइलर्स नंबर, दिस इज कॉल्ड आइलर्स नंबर, ρv²/p प्रेशर। इस नंबर को आइलर्स नंबर कहते हैं, इस नंबर को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देयर आर सो मैनी नंबर्स, डायमेंशनलेस नंबर्स। अगर कोई और फोर्स लग रहा होगा, किसी और तरह का, ग्रेविटी का फोर्स है, मान लीजिए F जो है ज़्यादातर ग्रेविटी का ही फोर्स होता है, एक्सटर्नल बॉडी फोर्स ग्रेविटी का ही होता है, तो इसके रेशियो से भी एक हमें नया नंबर, डायमेंशनलेस नंबर मिलता है। और मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, तमाम तरह के फोर्स लग सकते हैं, तो और टर्म इसमें बढ़ जाएंगे और हमको दूसरे तमाम नंबर मिल जाएंगे जो कि डायमेंशनलेस होंगे। तो इस तरीके से वो सारे नंबर सेम करने होंगे अगर फ्लो को एग्जैक्टली सेम करना है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सब कुछ सेम कर लें। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ें देखनी होती है। मान लीजिए कि हमें केवल विस्कस फोर्स का इफेक्ट देखना है। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है तो उसकी विंग्स पर जो विस्कस फोर्स लग रहे हैं, हमें केवल उनसे मतलब है, बाकी को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
विस्कस फोर्स कितना लग रहा है इसको हमें देखना है। तो हमें विस्कोसिटी इस रेनॉल्ड नंबर में होती है, इसलिए यह नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि ये विस्कोसिटी के टर्म को कंटेन करता है। और विस्कस फोर्स यानी विस्कोसिटी का फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है फ्लूइड फ्लो में, क्योंकि कोई फ्लूइड ऐसा है नहीं जिसकी विस्कोसिटी ना होती हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो विस्कोसिटी होती है। तो इसलिए रेनॉल्ड नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर विस्कोसिटी के इफेक्ट को हमें देखना है तो रेनॉल्ड नंबर को सेम करना होगा मॉडल में और प्रोटोटाइप में, यानी एक्चुअल बॉडी में और मॉडल में हम विस्कोसिटी के इफेक्ट को अगर देख रहे हैं तो हमें रेनॉल्ड नंबर दोनों जगह सेम करना चाहिए। तब जो मॉडल पर जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको हम प्रोटोटाइप पे यानी एक्चुअल बॉडी पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें प्रेशर के फोर्स पे फोकस करना है तो हम इस नंबर पे यानी आइलर्स नंबर को सेम करने की कोशिश करेंगे। बाकी नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, वो बदल सकते हैं, लेकिन हम इस नंबर को सेम करेंगे तो हमें प्रेशर के जो रिजल्ट्स देखने हैं वो सटीक होंगे, उनमें एरर कम होगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि एकदम सही रिजल्ट मिल जाए, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन एरर जितना कम किया जा सके उतना ही अच्छा है। तो यही कोशिश की जाती है लैब में और जो एक्चुअल सिचुएशन है दोनों में, यही करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए डायनेमिकल सिमिलरिटी क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिकल सिमिलरिटी और डायमेंशन लेस नंबर में क्या रिलेशन है। ये जो नंबर हैं एक्चुअली हमें सब कुछ डायनेमिकल सिमिलरिटी क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, इन नंबर्स को सेम करना होगा दोनों जगह। तो हमारा काम आसान हो जाता है, हम केवल इन पैरामीटर पे ध्यान देंगे। हम अलग अलग वेलोसिटी, फोर्स, एक एक चीज़ को अलग अलग चेक करने के बजाय हम इन नंबर्स पर केवल ध्यान देंगे, तो इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये जो एनालिसिस है इसको डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। और इससे रिलेटेड और अब हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कितने डायमेंशनलेस नंबर अपीयर होंगे किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो इसके लिए एक बकिंघम पाई थ्योरम है, वो ये बताती है कितने डायमेंशनलेस नंबर अपीयर होंगे, कितने डायमेंशनलेस नंबर के टर्म्स में किसी रिजल्ट फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके लिए बकिंघम पाई थ्योरम है। पाई डायमेंशनलेस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पाई का मतलब ये 3.14 वैल्यू वाला वो पाई, उससे मतलब नहीं है इसका। ये पाई वहाँ एक्चुअली डायमेंशनलेस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिकल सिमिलरिटी क्रिएट करने के लिए हमको इन डायमेंशनलेस नंबर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो मुख्य रूप से डायमेंशनलेस नंबर्स हैं उन पे हम एक नज़र देख लेते हैं उनको। वैसे तो बहुत से डायमेंशनलेस नंबर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन फोर्स, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे और अलग से भी देख लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम डायमेंशनलेस नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये था आपका डायनेमिकल सिमिलरिटी और डायमेंशनल एनालिसिस।